तो नगरों का प्रकारात्मक वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे थे उसमें दूसरा हमारा कौन सा है, औद्योगिक नगर है। अब औद्योगिक नगर उद्योग शब्द से समझ रहे हैं, जहाँ पर उद्योग जहाँ पर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो औद्योगिक नगरों में या तो वस्तुओं का निर्माण होता है, औद्योगिक नगरों में वस्तुओं का निर्माण होता है मुख्य रूप से कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल को उपयोगी विनिर्मित वस्तुओं बदलते हैं। कच्चा माल जो प्राथमिक क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, जैसे प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन सा कार्य करते हैं हम, कृषि। अब कृषि से गेहूं उत्पादन होता है, गेहूं से आटा बनता है, अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती है, चावल है वहाँ से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती है, कपास जिससे कि वस्त्र बनते हैं। तो कृषि में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है वो कच्चा माल है। उद्योगों में उसको विनिर्मित किया जाता है, दोबारा से उसका निर्माण किया जाता है। अब कृषि में आता है खनन। अब खनन के अंतर्गत क्या निकालते हैं हम, खनिज निकालते हैं। अब खनिज इसमें लो ऐश्यक हो सकता है, कोयला है, मैग्नीशियम है, बॉक्साइट है। अब बॉक्साइट है उससे एल्यूमिनियम बनता है, फिर उसके बर्तन बनते हैं। तो खनन से क्या है, कच्चे माल का उत्पादन होता है और उद्योगों में उसको विनिर्माण किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, उसका रूप बदला जाता है। तो बहुत से औद्योगिक नगर भी है, जमशेदपुर झारखंड में है, मोदी नगर का नाम आते हैं गुजरात समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। सेलम तमिलनाडु में, फरीदाबाद हरियाणा में है। और भी आप लिख सकते हो, राउरकेला लिख सकते हो, भिलाई लिख सकते हो, दुर्गापुर लिख सकते हो, बहुत से भारत में औद्योगिक नगर है। तीसरा है परिवहन नगर। तीसरा कौन सा है, परिवहन नगर। अब ये नगरों का विकास है वो परिवहन के साधनों या वाहनों के कारण नगरों का विकास हुआ है। और बहुत से परिवहन नगर है, जैसे कि अब इसमें 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक है जहाँ समुद्री मार्ग समाप्त होता है और स्थलीय मार्ग शुरू होता है, जैसे कोलकाता। यहाँ पर क्या होता है, समुद्री मार्ग तो समाप्त हो जाता है, बंगाल की खाड़ी के तट पर है, और यहाँ से अंदर की ओर भारत की ओर स्थलीय मार्ग शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर तो वहाँ समय के साथ नगर विकसित हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ दूसरे देश से सामान मंगाएंगे तो कोलकाता में इकट्ठा करेंगे, देश के फिर आंतरिक भागों में पहुँचाएंगे, या दूसरे देश में कहीं भेजना है भारत का सामान तो पहले आंतरिक भागों से यहाँ पर मंगाएंगे, यहाँ पर इकट्ठा करेंगे और फिर भेज देंगे। तो एक यहाँ पर रोजगार लोगों को मिलता है और लोग रहना शुरू कर देते हैं और एक नगर का निर्माण या विकास हो जाता है। इसी के अलावा इसने बहुत से नाम दिए हैं। कांडला गुजरात में है, कोच्चि केरल में है, कालीकट केरल में है, नहीं कालीकट कर्नाटक में है, कालीकट कर्नाटक में। विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, चेन्नई जिसको पुराने समय में मद्रास कहते थे तमिलनाडु की राजधानी है। दूसरा इसने कहा है कि जहाँ रेल मार्ग समाप्त होता है और आगे सड़क मार्ग और छोटी रेल लाइन शुरू हो जाती है, वहाँ पर भी नगरों का विकास होता है। तो जहाँ पर रेल मार्ग समाप्त हो जाता है, जहाँ पर रेल मार्ग समाप्त हो जाता है, जैसे कि रेल मार्ग, अब रेल मार्ग ये रेलवे लाइन है, यहाँ पर रेल मार्ग समाप्त हो गया। अब रेल के द्वारा जो भी सामान आया उसको यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा, उसका भंडारण करना पड़ेगा, फिर स्थल भाग की ओर इसको पहुँचाएंगे, या फिर स्थल भाग से सामान मंगाकर यहाँ पर इकट्ठा करना पड़ेगा और रेल मार्ग के द्वारा दूसरे स्थान को पहुँचाएंगे। अब यहाँ पर सामान को उतारने के लिए, लादने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों के लोगों की आवश्यकता होगी, तो लोग यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। अब उन लोगों के जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर दुकानें खुलनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो एक नगर का रूप ले लेता है। तीसरा का है अनेक सड़क मार्ग और रेल मार्ग आकर मिलते हैं तो नगरों का विकास, जैसे कि हम जंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, या फिर बड़ी बड़ी सड़कें एक स्थान पर आकर मिल जाती है, वहाँ पर नगरों का विकास हो जाता है। व्यापारिक या वाणिज्य नगर, अब कुछ एक नगर ऐसे होते हैं जो सिर्फ व्यापार के लिए ही प्रसिद्ध है, कुछ नगर कैसे हैं जो सिर्फ व्यापार के लिए ही प्रसिद्ध है। नंबर 4 पर है व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर, कुछ नगर ऐसे हैं जो सिर्फ व्यापार के लिए ही प्रसिद्ध है। औद्योगिक क्रांति से पहले नगरों का प्रमुख आधार है वो व्यापार था। औद्योगिक क्रांति है वो लगभग 1770 के आसपास विश्व में आई थी। और कुछ न कुछ नगर है व्यापारिक नगर कहलाते हैं, जैसे कि कोलकाता है, मुंबई है, सहारनपुर है। ये यहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है एक देश से दूसरे देश के साथ या एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ। उसके बाद में है खनन नगर, 5वां है खनन नगर। खनन का अर्थ होता है भूमि को खोदकर खनिजों को निकालना। अब भारत में बहुत से नगर ऐसे हैं या स्थान ऐसे हैं जहाँ जो कि खनन नगर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब बात करते हैं डिगबोई की। डिगबोई है असम में। कोई बड़ा क्षेत्र नहीं था, एक छोटा गांव था,
लेकिन 1901 में यहाँ पर तेल का उत्पादन, किसका उत्पादन? तेल का उत्पादन शुरू हो गया। अब तेल का उत्पादन शुरू हुआ तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई, मशीनों को चलाने के लोगों की आवश्यकता पड़ी, लोगों को रोज़गार मिला। उन्होंने क्या किया, वो डिगबोई यानी कि क्षेत्र के आसपास उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर कच्चा तेल मिल गया तो तेल को शुद्ध करने के लिए रिफाइनरी की या तेल शोधनशाला की आवश्यकता पड़ी। अब तेल शोधनशाला की आवश्यकता पड़ी तो उसमें काम करने के लिए फिर से लोगों की आवश्यकता पड़ी, तो दूसरे क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आकर रहने लगे और काम करने लगे। धीरे धीरे लोगों की संख्या अधिक हो गई तो वहाँ पर दुकानें, एक बाज़ार बन गया। अब दुकानें खुल गई तो बाज़ार बन गया तो वहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, डाकघर है, बैंक है आदि बन गए। तो एक उसने नगर का रूप ले लिया। अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर गुजरात में है। अब इसने एक लिखा है रानीगंज। रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और भारत में सबसे पहले कोयले का उत्पादन है वो रानीगंज से शुरू हुआ था। एक इसने एक शब्द लिखा है सरिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसने सरिया लिखा है। ये सरिया नहीं है, ये गलत है। इसका नाम है जरिया। इसका नाम है जरिया और ये कहाँ पर है? झारखंड में है। क्यों प्रसिद्ध है ये? जरिया में कोयले का उत्पादन होता है, इसलिए ये प्रसिद्ध। सरिया नहीं है, ये जरिया है। जरिया झारखंड में है पर कोयले का उत्पादन होता है। उसके बाद में कहा है इसने सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर भी कोयले का बॉक्साइट का उत्पादन होता है। उसके बाद में छठा है शैक्षिक नगर। छठा कौन सा है? शैक्षिक नगर। छठा है शैक्षिक नगर। कुछ एक नगर है जो मुख्य रूप से शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हुए हैं वहाँ पर, जैसे वाराणसी, दिल्ली, अलीगढ़, भिवानी, पिलानी, रोहतक है। इसने भिवानी नहीं, पिलानी लिखा है, भिवानी भी लिख सकते हैं। वहाँ पर भी हरियाणा सरकार का शिक्षा बोर्ड है। तो ये कुछ एक नगर है जो कि सिर्फ शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, लोग हैं, वो दूसरे क्षेत्रों से यहाँ पर आकर रहते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर भी नगरों का विकास हो चुका है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। अब हमने इस सांस्कृतिक नगर का पहले भी जिक्र किया था जब हम नगरों के विकास के बारे में पढ़ रहे थे। वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, बहुत से नगर है जहाँ पर की संस्कृति के कारण विकसित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर थे, लोगों की इस स्थान पर आस्था थी, तो लोग यहाँ पर आकर रहने लगे और नगरों का विकास हो गया था। उसके बाद में है पर्यटन नगर। बहुत आसान है ये नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, सिर्फ पॉइंट याद करते हैं। और अपने देश के नगरों के नाम दो चीज़ें होती है इसमें जब हम प्रकार्य वर्गीकरण कर रहे हैं, तो एक तो हमें अपने देश के नगरों का पता चलता है कौन सा नगर कहाँ पर है, तो हमारा जो जीके है या जनरल नॉलेज है वो भी बढ़ती है। उसके बाद में है पर्यटन नगर। अब पर्यटन नगर मुख्य रूप से कहाँ पर होते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ पर होते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। और लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए या जीवन को आनंदमय बनाने के लिए लोग यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आते हैं। तो पर्यटन नगर, हम पर्यटन नगरों की बात करें तो इसमें कुछ, एक तो वहाँ पर स्वास्थ्यप्रदक जलवायु, स्वास्थ्य जो कि स्वास्थ्य को सही रखने के लिए तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता सभी वहाँ पर एक सिंपल होता है, नॉर्मल होता है। उसके बाद में है सुंदर, वो देखने में मनोहरी प्राकृतिक, यानी कि वहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ या फिर अच्छे सुंदर वृक्ष, अच्छी सुंदर घास वहाँ पर दिखाई देती है तो मन को एक शांति सी प्रतीत होती है, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। वो कौन से नगर है? भारत में कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल, माउंट आबू, ऊटी, दार्जिलिंग। ऊटी तमिलनाडु में है, दार्जिलिंग है वो पश्चिम बंगाल में है। ऊटी को नाम उटक मंडक भी है। माउंट आबू आपको पता है राजस्थान में है। नैनीताल उत्तराखंड में है। शिमला, मनाली, कुल्लू ये हिमाचल प्रदेश में, और लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते भी हैं। उसके बाद में है छावनी नगर। अब छावनी नगर, छावनी शब्द का है तो आपको पता चल जाएगा कि छावनी नगर किसके लिए होते हैं? सैनिकों के लिए होते हैं। अंग्रेजों के समय भी इसको गैरिसन नगर भी कहते हैं। कई बार गैरिसन शब्द भी लिखा आ जाता है पेपरों में कि गैरिसन नगर क्या होते हैं, और हम भूल जाते हैं कि गैरिसन नगर तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो इसको गैरिसन नगर भी कहते हैं। छावनी नगर जहाँ पर सेनाएँ रहती है या जहाँ पर सेनाओं के विश्राम स्थल होते हैं, आश्रय स्थल होते हैं, जालंधर है, महू, बबीना, मेरठ, हिसार, सारी जहाँ पर छावनी है वो इसमें आती है। तो हमें इतना ही करना है। उसके बाद विशिष्ट नगर है, उसमें कोई हमें नहीं पढ़ना है, हमें छावनी नगर तक करना है। तो हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अब इसमें जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइए कि हमें इस प्रकार की दिक्कत आ रही है और कहाँ पर दिक्कत आ रही है। एक बीच में कुछ एक मैप दिए गए हैं, वो भी आप ज़रूर पढ़ लेना इसके साथ साथ में।
उसके बाद में इसके पीछे है एक है भारतीय नगरों की प्रमुख विशेषताएं। अब विशेषताएं आपको इसमें 4-5 दी गई है, 4-5 आपको पढ़नी है और आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद में प्रश्न की बात करें, पेज नंबर 74 चलते हैं। भारत में नगर की परिभाषा। अब नगर की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी थी। एक तो है संवैधानिक नगर, यानी कि वे सभी स्थान जहाँ पर सरकारी ऑफिस, कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपलिटी सभी होते हैं, डाकघर है, बैंक है, कंटेनमेंट है, ये लिख सकते हैं हम, उसको नगर माना जाता है। जब ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित हो जाने की जो बात आई थी, पॉइंट आया, तब आपको बताया था। दूसरा जनसंख्या, कम से कम इसकी जनसंख्या है वो 5000, एक क्षेत्र की कम से कम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, यानी कि 5000 से अधिक इसकी जनसंख्या होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और भूल गया था मैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, नगरीय क्षेत्र, जब हम ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित करते हैं तो वो जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व आपने पढ़ा था क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो जब हम किसी ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित करते हैं तो वहाँ पर कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, जो कि गाँव में ऐसा मुश्किल मिलता है। तो अब उसमें दूसरा क्या है, एक तो न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, जनसंख्या घनत्व है वो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति से अधिक रहने चाहिए, जबकि गांव में ऐसा बहुत कम मिलता है। और कम से कम 75% है वो पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे। गैर कृषि कार्य कि 100 में से 75 लोग हैं वो खेती ना करते हों। इसका मतलब नहीं वो फ्री रहते हो, वो खेती ना करते हो, वो उद्योगों में या फिर तृतीय क्रियाकलाप में काम करते हो। इसकी ये डेफिनेशन है नगरीय परिभाषा। अभ्यास के प्रश्न में मल्टीपल चॉइस है, ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन इस लेसन से कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में लघु उत्तर, ये वेरी शॉर्ट है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार जो हमने किए हुए थे, गुच्छित है, अर्धगुच्छित है, पल्लीकृत है, प्रक्षेपित बस्तियाँ हैं, नम बिंदु बस्तियाँ क्या होती है, जो कि नम का समझते हो आप, जहाँ पर नमी अधिक होती है, जो कि निचले क्षेत्रों में दलदली क्षेत्रों में बनाई जाती है, नम बिंदु बस्तियाँ होती है। इसके लाभ क्या है, गैरीसन नगर क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा है गैरीसन नगर क्या होते हैं, छावनी नगर है। उसके बाद में है कि किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार से की जाती है। नगरीय संकुल यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से नहीं, सारे नगरीय संकुल, यानी कि एक बड़ा नगर और उसके आसपास के छोटे छोटे नगर आपस में मिल जाते हैं, उसको नगरीय संकुल हमें कहते हैं। क्योंकि छोटे प्रश्न है, 2 लाइनों में आंसर देना है। मुस्लिम प्रदेश में गांव की स्थिति, मुस्लिम प्रदेशों में तो हमें पता है कि प्रक्षेपित बस्तियाँ मिलती है, मकान है वो दूर दूर होते हैं। जब प्रक्षेपित बस्तियों या अर्धगुच्छित बस्तियों पढ़ेंगे तो हमें आ जाएगा मुस्लिम बस्तियाँ भी, यहाँ मुस्लिम क्षेत्र में कौन कौन सी बस्तियाँ होती है या प्रक्षेपित ये गुच्छित बस्तियाँ। इसके अथवा में गुच्छित बस्तियाँ हैं, बहुत आसान है, पढ़ा भी होगा। महानगर क्या होते हैं, जिनकी जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख से 50 लाख के बीच में, वो महानगर कहलाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा भी था कि महानगर क्या होते हैं, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच में हो। अब इसमें महानगर कौन कौन से भारत में बहुत है महानगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, फरीदाबाद, हाँ इसकी जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक है। तो हम महानगर के एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ करती हैं, सभी को पता है, प्राथमिक क्रियाकलाप करती हैं। कौन कौन से प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, कृषि है, आकेट है, खनन है, संग्रहण है, सारे मत्स्य पालन है, पशुपालन है, सारे हम प्राथमिक क्रियाकलाप इसमें लिख सकते हैं। ग्रामीण बस्तियों को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक जो हमने ऊंचावच है, जलवायु है, उस स्थान की स्थिति है, जो हमने पढ़कर भी आए हैं। फिर है मध्यकालीन नगरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब नगरों को 3 भागों में, विकास के आधार पर 3 भागों में हमने बांटा था, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। तो मध्यकालीन का पूछा है, प्रशासनिक नगर क्या होते हैं, जहाँ पर सरकार से संबंधित जितने भी कार्य है वो नगरों में होते हैं, या प्रशासन से संबंधित कार्य, सरकारी ऑफिस या कार्यालय सभी यहीं पर होते हैं, और कुछ एक राज्यों की राजधानियों के नाम है लिखनी है। पल्लीकृत या प्रक्षेपित बस्तियाँ, जो पीछे अंतर आया था, आपको कहा भी था कि ये कर लेना। उसके बाद में ग्रामीण नगरीय बस्तियों में अंतर, ये भी आ चुका है। उसके बाद में गुच्छित, यानी गुच्छित को सहज भी कहते हैं, प्रक्षेपित को प्रकीर्ण भी कहते हैं। ये साथ में जो ब्रैकेट में नाम दिए होते हैं, ये कॉलम में नाम दिए होते हैं, ज़रूर याद रखना, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है। फिर है कि तालिका में अनुसार प्रश्नों का नीचे देखो, नगरों के किस वर्ग में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। अब इसमें आपको देखना है कि सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किस में हो रही है टेबल में, जैसे कि प्रथम वर्ग के नगरों में। उसके बाद में इस वर्ग के नगरों की संख्या कितनी है, इस वर्ग के नगरों की कुल जनसंख्या भी बताइए। अब सारे के सारे उत्तर इसमें दे रखे हैं कि पहला है कि वर्ग 3 की वृद्धि का प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है, 46.19 है। उसके बाद में दूसरे में वर्ग
3 वृद्धि में नगरों की संख्या है वो 1386 है, यानी कि किस वर्ग के नगरों की संख्या अधिक है। तो जितने भी इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों आपको करने आंसर भी बता रखे हैं। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न की बात आती है, लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है उसी में से ही लगभग शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाते हैं। जैसे पहला इसमें है, विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए, विभिन्न भौतिक पर्यावरण में बस्तियों के प्रारूपों के लिए उत्तरदायी कारक है। अब इसमें जो पहला आपका निबंधात्मक प्रश्न है, इसने कहा है ग्रामीण बस्तियों की बात की है। तो सबसे पहले तो ग्रामीण बस्तियां क्या होती है, इसके 2 प्रकार बताने हैं आपको, छोटे से कोई ज़्यादा की इसमें बस पहले सबसे पहले बस्तियों की डेफिनेशन, फिर बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां, उसके बाद में ग्रामीण बस्तियों के बारे में हमें लिखना है। अब इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, ग्रामीण बस्तियों की जो विशेषताएँ हैं वो कुछ एक इसमें बतानी है। जो एक टेबल दी गई है ग्रामीण और नगरीय बस्ती, इसमें सिर्फ एक ग्रामीण बस्तियों की 4 विशेषताएं वो बता, नगरीय बस्तियों का इसमें जिक्र नहीं करना है। उसके बाद में इसमें निर्धारित करने वाले कारकों में जो 3 पॉइंट है लिखने हैं, भौतिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंधी, फिर उसमें भौतिक कारक का हमें जिक्र करना है। क्या एक प्रकार्य वाले नगर की कल्पना की जा सकती है, नगर बहुप्रकार्यात्मक कार्य क्यों हो जाते हैं। अब कोई भी नगर, मैंने पहले ही आपको बताया था कि विश्व में कुछ एक नगर है जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार के कार्य किए जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है। भारत में एक विशेष कार्य के लिए कोई भी नगर नहीं। हाँ, अधिकतर जनसंख्या को ये कार्य कर सकती है, वो बात अलग है। इससे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में कि इसका आंसर क्या है, कि क्या एक प्रकार्य वाला नगर की कल्पना की जा सकती है, नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत में कोई भी नगर है वो बहुप्रकार्यात्मक है, कार्य वहाँ पर होते हैं। क्यों हो जाते हैं। जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए, जो हमने ये पॉइंट पीछे पढ़ा था, आकार के आधार पर जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण जो हमने पढ़ा था। तो ये लेसन आपका कंप्लीट होता है, 4th लेसन। अब इस लेसन बहुत से बच्चे हैं जो अब भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं। आपको बार बार बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि हमें क्यों नहीं आपको समझ आ रहा है, या फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो, आपके पास बुक है, कोई तो रीज़न है ही, कारण है ही कि आप होमवर्क है वो ठीक से नहीं कर रहे हो। तो जिस बच्चे को जहाँ पर भी प्रॉब्लम है वो बताए कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, अन्यथा सिलेबस है वो अधिक हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही एग्ज़ाम तो होने ही है, इस बार नहीं क्या होगा, अगली बार तो एग्ज़ाम होने स्थिति है वो नॉर्मल हो जाएगी, कुछ दिनों में नॉर्मल हो भी रही है। तो सिलेबस अधिक हो जाने के बाद में आप पर जो बर्डन है या फिर शिक्षा का बोझ है वो अधिक हो जाएगा और आपको दिक्कत आएगी। तो धीरे धीरे साथ में, चाहे लिखने का काम है चाहे लर्न करने का काम है, आप दिन में हर सब्जेक्ट को कम से कम 40-45 मिनट, हो सके तो 1 घंटा ज़रूर दीजिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उससे संबंधित अध्यापक या टीचर से आप कॉन्टेक्ट करिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। इतना सिलेबस अचानक से कर नहीं पाओगे। धीरे धीरे अगर हो जाता है, अगर स्कूल लगता है धीरे धीरे हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर फिर आपको ये लग रहा है कि काम आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप ज़रूर बताएं, लेकिन होमवर्क सेंड ज़रूर करें। अब 4th लेसन हमारा जो बस्तियां था इसमें 2 थे, एक थी ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती हमने परसों पढ़ा, कल आपको टेस्ट के लिए बोला था। आज नगरीय बस्तियां पढ़ी है, तो कल आपको नगरीय बस्तियों का टेस्ट होगा आपका। तो सभी बच्चे हैं वो अच्छे से लर्न करें। जो क्वेश्चन लिखने हैं आपको लिखने के लिए बता दिए जाएंगे, कल बता दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, लिखा आपसे परसों लेना, लेकिन कल आपको बता दिए जाएंगे। परसों आप होमवर्क सेंड कर देना, लेकिन कल इसका टेस्ट तो होगा। अब इसमें एक दूसरा पर्सन लॉन्ग है, वो मैंने छोड़ा था। अब आपको ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसमें कुछ एक पास से लिखना पड़ेगा या कुछ एक पॉइंट उठाकर लिखने पड़ेंगे जो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर है मैं आपको कल या शाम तक, इवनिंग तक सेंड कर दूंगा कि इसका आंसर क्या है। क्योंकि एक भारत में जो कोई भी एक नगर है वो एक कार्य की नहीं होता है, वहाँ पर अब बहुत से कार्य क्यों हो जाते हैं, कारण आपको सीधा सा बता देता हूँ। जैसे कोई औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है, अब इसने हमने नाम ले लिया जमशेदपुर का, जमशेदपुर का। अब जमशेदपुर में सबसे पहले क्या लगा था, उद्योग लगा था, लेकिन वो पूर्ण रूप से औद्योगिक नगर नहीं। इसके कहने का मतलब तो औद्योगिक नगर तो तब होगा जब वहाँ के 80% से अधिक जनसंख्या उद्योगों में लगी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उद्योग लगाने के बाद में वहाँ पर परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ी, तो लोग परिवहन में कार्य करने लगे। उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन के बाद में उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी, तो लोग, जो कुछ लोग हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो नई नई शोध करने लग गए।
तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक बढ़ी तो कुछ सरकारी ऑफिस वहाँ पर खुल गए, तो लोग सरकारी ऑफिस में काम करने लगे, कुछ वहाँ पर व्यापारी रहने लगे। तो जो उद्योगों में काम करने वाले लोग थे उनकी जनसंख्या अगर किस क्षेत्र में 80% अधिक होती है तो वो औद्योगिक नगर, लेकिन फिर भी अगर इस यहाँ पर 40% के आसपास जनसंख्या उद्योगों में लगी है फिर भी हम औद्योगिक नगर तो इसको बोल सकते हैं। लेकिन इस पर कितने कार्य हो गए, ये बहुप्रकार्यात्मक कार्य हो गए। यहाँ पर उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, दूरसंचार हो गए, दूरसंचार रहने वाले लोग हो गए, परिवहन में काम करने वाले लोग हो गए, या फिर यहाँ पर फिर स्कूल खुले हैं तो शिक्षक भी रहते हैं, कोर्ट है तो फिर वकील भी रहते हैं, और नई नई वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए शोध करने वाले यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग भी रहते हैं। तो एक ही नगर के अंदर अनेक प्रकार के कार्य हो जाते हैं, इसलिए बहुप्रकार्यात्मक के अंतर्गत आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं इसका आपको आंसर भी सेंड कर दूंगा कि एक नगर है वो बहुप्रकार्यात्मक कार्य के अंतर्गत कैसे आ जाता है। तो आपका 4th लेसन कंप्लीट है। धन्यवाद।